नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में सरल भाषा में समझ प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम नीचे जो आकृति में हमें शब्द दिए गए उनका अभ्यास करेंगे। तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो बीच में पीले रंग के गोलाकार है उनमें शब्द दिए गए हैं, और उसके आसपास हरे रंग के गोलाकारों में या कहे तो पंखुड़ियों में हमें दूसरे शब्द दिए गए हैं, उनका भी हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला है गुण। तो उसके चारों ओर जो शब्द है वे कुछ इस प्रकार है: निर्गुण, सगुण, अवगुण, दुर्गुण। दूसरा है योग। तो उसके चारों ओर जो शब्द है वे है संयोग, वियोग, उपयोग, प्रयोग। और अंत में है देश। तो उसके शब्द इस प्रकार है: विदेश, उपदेश, अनुदेश, स्वदेश। दोस्तों, यहाँ हमने देखा है कि यहाँ पे तीनों शब्द गुण, योग और देश, इन तीनों शब्दों के आगे कुछ नए शब्दांश या शब्द लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन करके नया शब्द बनाया गया है। जैसे कि गुण के आगे निर, स, अव और दुर जैसे शब्दांश प्रयोग करके उनके विभिन्न अर्थों को यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि भाई शब्दों के आगे कोई भी अलग शब्द या शब्दांश रख के उसमें से एक नया शब्द बनाया गया है। दूसरे में भी हम देखें, योग के आगे सम, वि, उप और प्र जैसे शब्दांशों का प्रयोग करके उनके भी अलग अलग 4 शब्द बनाए गए हैं। और अंत में देश में भी कुछ इस प्रकार है कि उसमें वि, उप, अनु और स्व जैसे शब्दांश लगाकर उसके भी अलग अलग 4 अर्थ वाले शब्द बनाए गए हैं। निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। आइए देखें। तो शब्दांश है दुर। तो उसमें गुण जोड़कर दुर्गुण, स उसमें गुण जोड़कर सगुण, फिर है प्र उसके साथ योग जोड़कर प्रयोग, वि के साथ योग तो वियोग, स्व के साथ देश तो स्वदेश। इस प्रकार यहाँ पर हमने शब्दांशों को भी अलग किया है और शब्दों को भी अलग करके उसमें से कौन कौन से शब्द बने हैं उसके हमने यहाँ समझ प्राप्त की। दोस्तों, यहाँ पर ये जो शब्दांश प्रयोग किए गए हैं जैसे दूर, नीर, स्व, स, अव, प्र, सम, वि, उप तथा अनु ऐसे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। हम देखें तो इन सभी शब्दों को हम एक एक करके उपयोग नहीं कर सकते। मूल इसका अर्थ तब साबित होता है जब वे किसी दूसरे शब्द के साथ उपयोग में लिए जाए। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि गुण शब्द का एक अलग अर्थ है और उसके साथ अगर दूर या स जुड़ जाए तो गुण शब्द में भी उसका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि गुण शब्द का अर्थ होता है किसी के गुण या उसका स्वभाव, ऐसा अर्थ होता है। उसके साथ दूर जुड़ जाए तो उसके खराब गुण, स जुड़ जाए तो गुण समेत या गुण के साथ। तो गुण शब्द में 2 अलग अलग शब्दांश जुड़े हैं और
जिनके कारण उसके दो अलग अलग अर्थ हो गए। उसी प्रकार योग में, देश में और दूसरे शब्द भी कई इस प्रकार के हैं जिनमें उपसर्ग लगाए जाते हैं, जिनसे उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि मूल रूप से हम उपसर्ग किसे कहते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कि उपसर्ग हम उन शब्दों को कहते हैं कि जो सार्थक, देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है सार्थक। सार्थक का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जिनके पहले से ही अर्थ मौजूद हो। ये उपसर्ग उन शब्दों अर्थात किसी भी प्रकार के अक्षर हम लिख दे और उसके साथ उपसर्ग जोड़ दे तो उसे हम उपसर्ग के रूप में नहीं ले सकते। यहाँ हमें निश्चित कर दिया गया है कि सार्थक शब्द हो तो ही उसके साथ उपसर्ग जोड़कर उसका नया अर्थ बन सकता है। उपसर्ग तभी काम में आते हैं जब उसके पीछे वाला शब्द सार्थक हो। बिना अर्थ वाला शब्द इसके साथ उपसर्ग जोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर हम देखें गुण, योग, देश, इन तीनों शब्दों का एक एक अलग अर्थ है, यानी कि ये तीनों शब्द सार्थक है। तो हम इतना कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो सार्थक शब्दों से पूर्व, पूर्व मतलब आगे, हम यहाँ देखें तो सभी जो शब्दांश है वे जो मूल शब्द है उसके आगे जुड़े हैं, जैसे दूर, स, प्र, वि, स्व, उप, निर, अव, सम, उप, वि, अनु, ये सभी मूल शब्द के आगे जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। दोस्तों यहाँ में कोष्ठक दिया गया है जिसके अंदर हमें कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, उसका अर्थ और उसके साथ उसका उदाहरण भी दिया गया है। जैसे अ उपसर्ग है तो उसका अर्थ होता है कभी नहीं या निषेध। उसके अर्थ है मतलब कि उसके साथ जो शब्द बनते हैं वे है अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अचूक। दूसरा है अन, तो उसका अर्थ होता है नहीं, अभाव या निषेध। तो उसके उदाहरण हैं अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। तीसरा है क उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या बुरी, तो उसका उदाहरण है कपूत। उसके बाद है नि, तो उसका अर्थ होता है अभाव या नहीं, तो उसके उदाहरण है निकम्मा, निडर, निठल्ला और निहत्था। उसके बाद है पर, तो उसका अर्थ होता है पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। उनके उदाहरण हैं परदेश, परलोक, परदादा, परपोता। उसके बाद है स, तो उसका अर्थ होता है सहित या अच्छा। उसके उदाहरण हैं सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम। उसके बाद है अध, तो उसका होता है अर्थ आधा। उसके उदाहरण हैं अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। उसके बाद है दू, तो उसका अर्थ होता है बुरा या दो गुना। तो उसके उदाहरण देखते हैं दुखद, दुबला, दुःस्वप्न, दुगुना। तो दोस्तों यहाँ हमें और भी उपसर्ग दिए गए हैं, उनके अर्थ और उदाहरण हम देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ पर उपसर्ग के बारे में विस्तृत समझ प्राप्त हुई और आप इसे अच्छे से समझे हो। अब आगे हम प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उसका उपयोग क्या होता है, इसकी हम विस्तृत समझ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हम पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लड़, आई, आका, तो उसके साथ लड़ाई या लड़का। उसके बाद है चाचा, उसके पीछे ई और एरा, तो उसके ऊपर से दो शब्द बनाए हैं
चाची और चचेरा। उसके बाद है दया, तो उसके साथ आलू और वान। तो यहाँ पर दयालु और दयावान जैसे शब्द बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा कि आगे एक सार्थक शब्द रखा है और उसके पीछे शब्दांश रखे हैं। जैसे उपसर्ग में आगे शब्दांश रखे जाते थे, वैसे यहाँ पर हमें पीछे शब्द के पीछे शब्दांश जुड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर से एक और नया सार्थक शब्द बना हुआ हमें दिखाई देता है। उपर्युक्त उदाहरणों में लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू शब्दों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। लड़ वत्ता आई तो लड़ाई, लड़ के साथ आका तो लड़ाका, चाचा के साथ ई तो चाची, चाचा के साथ एरा तो चचेरा, दया के साथ आलू तो दयालु और दया के साथ वान तो दयावान। ऐसे हमें यहाँ पर नए शब्द की रचना की हुई दिखाई पड़ती है। लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई, आलू शब्दांश प्रत्यय है। देखिए आगे जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है और जो शब्दांश पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। उसकी व्याख्या देखते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है या प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में इतना फर्क होता है कि उपसर्ग वे शब्द आगे जोड़े जाते हैं और प्रत्यय में शब्दांश पीछे जोड़े जाते हैं। अब आगे देखते हैं शब्द चल, तो उसके पीछे प्रत्यय ता। तो प्रत्यय के योग से बना नया शब्द चलता। खा तो प्रत्यय है या, खाया। सुन तो प्रत्यय है कर, सुनकर। पढ़ उसके पीछे आई तो पढ़ाई। तो दोस्तों यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शब्द हमें पहले दिए गए हैं तो उन सभी शब्दों का भी कोई ना कोई एक अर्थ होता है। सार्थक शब्द है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी अक्षर लिख दिए और उसके पीछे हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द बना। नहीं, उपसर्ग की तरह ही यहाँ भी जो शब्द हमें आगे दिए गए हैं वे सभी शब्द सार्थक है और उसके पीछे प्रत्यय लगाकर एक नया सार्थक शब्द बना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि प्रत्यय के बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हुई है और आपको संपूर्ण समझ आ गया है। अगर दोस्तों आपको इसमें कोई भी तकलीफ हो या कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं दूसरी बार प्रयत्न करूंगा कि आपको कैसे अच्छी तरह से समझा सकूं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसा लगता हो कि यह वीडियो एक उपयोगी वीडियो है तो तुरंत ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस चैनल को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी आपके तक ऐसे वीडियो पहुंचाने का उत्साह बना रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए।